तालियों के साथ हम सब लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजेश यादव जी हमारे बीच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय श्री अरुण मेहरा जी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम जो किया गया है ये गाजियाबाद के अंदर किया गया है। गाजियाबाद विधानसभा 56 के अंदर इस कार्यक्रम को लिया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर जो अपनी जो योजना चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को सारा विस्तार से बताया। और जितने भी आपके गाजियाबाद से लेकर और जितने 5 विधानसभा में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन सभी के लिए जीत के लिए सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं दी। और कहा कि माननीय भारतीय जनता पार्टी जो आपके कार्यक्रम चल रही थी और जो कार्यक्रम आपके जो है करती आ रही है उसी कार्यक्रम को लेकर जो है आज कार्यक्रम जो गाजियाबाद में किया जा रहा है, इसी कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ गाजियाबाद में आए और उन्होंने आगे शोभा बढ़ाई। आप देख रहे हैं सच का कारवा नागरिक साथ में हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आप सभी का अनुरोध करूंगा कि कदम होने के साथ उनका स्वागत करें। योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ प्रजा का गौरव। गाजियाबाद विधानसभा में पधारे हैं हम उस दीनदयाल उपाध्याय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक बहुत शुभ दिन भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कर देना। भारत माता की भारत। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से लोकप्रिय सांसद माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और यहां से लोकप्रिय विधायक विधानसभा के प्रभारी श्री हरीशचंद्र भाटी जी, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से जुड़े हुए पूज्य महंत नारायण गिरी जी महाराज, आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी और उपस्थित सभी प्रबुद्धजन भाइयों बहनों, आज भारत माता के महान सपूत आजाद हिंद फौज के संस्थापक राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं आप सभी को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की स्वाधीनता में किए गए योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन भी करता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के राष्ट्र नायकों को सम्मान किस रूप में दिया जाना चाहिए। दिल्ली में इंडिया गेट के पास वार मेमोरियल इस बात को सदैव हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है भारत के अपने बहादुर सैनिकों के प्रति, जिन्होंने किसी भी युद्ध के समय या शांति देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। उन सभी सैनिकों के नाम उस पट्टिका में अंकित करते हुए आज मुझे लगता है हर भारतीय को अपने सैनिकों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, उनके शौर्य पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए। और आप तो गाजियाबाद वाले वैसे भी सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर तो भारतीय सेना के जनरल स्वयं
लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करते हैं और आप यहाँ का विकास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उन सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने की दृष्टि से आपने देखा होगा 26 नवंबर की तिथि, 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के पूरा हुआ था और उस संविधान सभा ने उस प्रारूप को, संविधान सभा को भारत 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी। हम केवल अधिकारों की बात न करें बल्कि कर्तव्यों की बात भी करें, यह प्रेरणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पवित्र 5 स्तवों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और उसे पंच तीर्थ नाम दिया जाना चाहिए, यह प्रेरणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी की है। 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 563 रियासतों को एकजुट करके भारत गणराज्य को दुनिया के अंदर एक अजेय और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ आजाद भारत को आगे बढ़ाया था। 31 अक्टूबर उनकी पावन जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सब मना सके, यह भी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की थी। और भाइयों बहनों, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पास अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का स्थापना हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान का यह भाव, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। वंशवादी, परिवारवादी और विकृत जातिवादी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जब उन्हें सत्ता प्राप्त होती है तो वे क्या करते हैं? का दंगा, बुलंदशहर का दंगा, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां कोई छोटा बड़ा दंगा ना हुआ हो। और आस्था के साथ खिलवाड़ किस कदर, कावड़ यात्रा भी उन्होंने रोकी थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी बैन कर दिया था। पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। लोग मुझसे पूछते थे कि कोरोना कालखंड में कैसे संभालेंगे। मैंने कहा कार्य हम करेंगे, मार्गदर्शन मोदी जी देंगे। एक एक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा और ईश्वर की कृपा रहेगी, हम कोरोना को भी परास्त करेंगे और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। आपने दीपावली और विजयादशमी के कार्यक्रम को इन्होंने कहा बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। मैंने कहा क्या मार्केट सब खुल गए? कहा जी भीड़ और नियंत्रित भीड़ हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी, तो मैंने कहा आपका भी तो कोई दायित्व है। उन्होंने कहा जनता इतनी उत्साहित, इस समय में कोरोना है लेकिन कर्फ्यू नहीं लगता है, जनजीवन सामान्य है। थर्ड वेव चल रही है ना दुनिया में। अमेरिका में लॉकडाउन है, यूरोप में लॉकडाउन है, चीन में लॉकडाउन है, लेकिन यहां पे हमने किसी चीज को नहीं रोका। रात्रि का कर्फ्यू थोड़ा लगाया है, लेकिन दिन में किसी के आवागमन को नहीं रोका है। बच्चों के स्कूल कॉलेज इसलिए रोके, शीतलहरी भी है और टीकाकरण के कार्यक्रम को 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, इसलिए इन कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया है। जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम कोरोना कालखंड में कितना बेहतरीन हुआ। 160 करोड़ लोगों को कोरोना को डोज भारत ने दे दिया है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बना हुआ कोविड टीका दुनिया का सबसे प्रभावी टीकों में से है। दुनिया में उसकी सबसे अधिक डिमांड है और उत्तर प्रदेश में आज हम 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज।
यानी ये है कोरोना मॉडल। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबके विकास का नारा। हमने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हां, तुष्टीकरण भी नहीं होने दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने दिए गए, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। उनका जातिवादी सोच परिवार तक सीमित था। उनकी विकास की सोच अपने स्वयं के परिवार के विकास की थी। हमारा राष्ट्रवादी सोच सबका साथ सबके विकास का है। सबको सुरक्षा, सबका सम्मान और आस्था को भी भरपूर सम्मान। आस्था को सम्मान किस कदर? आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले हज हाउस बनता था नियमों की अनदेखी करते हुए, आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। योगी जी को जय श्री राम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जय श्री राम। फर्क साफ है। वे दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था और हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। कावड़ यात्रा भी निकलती है। दीपावली, दशहरा भी खुशी से साथ मनाए जाते हैं। और साथ ही साथ भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों ने एक गति भी पकड़नी प्रारंभ की। आज गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो की सेवा, दिल्ली को गाजियाबाद मेरठ के बीच में रैपिड रेल और 12 लेन एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और अब तो हम लोगों ने, अतुल जी एक बार कह रहे थे कि मुझे मुंबई जाना है। मैंने कहा क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक कार्य है। मैंने कहा देखो, अब मुंबई में एक बात के लोग मानते थे फिल्म सिटी को, फिल्म सिटी हम गाजियाबाद के बगल में ही आ रहे हैं। फिल्म सिटी भी आपके गाजियाबाद के बगल में आ रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क भी यहीं पे बनने जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। हिंडन का एयरपोर्ट चालू हो चुका है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने 1915 में, जब ये देश गुलाम था, उस दौरान गुलामी के कालखंड में अफगानिस्तान में जाकर के अंतरिम सरकार का गठन किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए प्रॉपर्टी कहते उन्होंने दी, लेकिन उनके नाम का एक भी शिलापट वहां नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ाई। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। भाइयों बहनों, आज विकास की एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हो गई। पहले सरकार का विकास का विजन नहीं था, उनका अपना परिवार विकास करे, यह उनके लिए महत्वपूर्ण था। युवाओं के लिए नौकरी निकलती है, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे।
हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। और भाइयों बहनों, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी में कहीं कोई शिकायत नहीं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई उद्योग को इतना हमने प्रमोट किया, 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिली। हर एक क्षेत्र में प्रगति की है उत्तर प्रदेश ने 5 वर्षों में। फर्क साफ है, पहले दंगे होते थे, आज शांति और सौहार्द का माहौल है। पहले कर्फ्यू से जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी चल रहा है, यही जीवन है। चरेवेति का भाव ही तो जीवन है, और ये चल रहा है। कोरोना होगा, अमेरिका का नुकसान पहुंचाएगा, हम उसके गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन कोरोना हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, ये सोच पहले भी हो सकती थी। उनकी सोच विघटनवादी थी, उनकी सोच तोड़ने वाली थी, उनकी सोच विनाश करने वाली थी। हमारी सोच विकास की है, राष्ट्रवाद की है, सबको साथ लेकर के चलने की है। और ये सोच टिकट वितरण की सूची में भी देखने को मिलना होगा। आप एक बार सभी दलों की प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए। पहली 2 सूची जो निकली होगी उसको देख लीजिए, पता लग जाएगा ये लोग प्रदेश के बारे में इनका विजन क्या है, इनका एजेंडा क्या है। हमारी सोच उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है, जिससे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके। उनकी सोच स्वयं के विकास की है, और इसके लिए वे लोग दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। केराना में हिंदू व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति को वे टिकट देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बुलंदशहर के दंगाइयों को, मेरठ के उपद्रवियों को वे लोग टिकट देते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को मुरादाबाद में टिकट देते हैं, अमरोहा और संभल में प्रत्याशी बनाते हैं। ये कैसी सोच लेकर के आ रहे हैं? और उसके बाद बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? आप जनता को बताइए इनकी असलियत। ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका न मिला हो, जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? भाइयों बहनों, इन सभी असलियत को बता देने की आवश्यकता है जनता जनार्दन को। फर्क साफ है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लागू किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी, 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक शौचालय बनाने का काम किया गया। वे अंधेरे में रहने के व्यस्त थे, हमने 1,21,000 मजरों तक बिजली पहुंचा करके 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली भी उपलब्ध करवाई। 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी दिए। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को
1,000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी 12,000 रुपए सालाना। 2,54,00,000 लोगों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन भी दे रहे हैं। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने जितना कहा था उतना भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, जो कहा सो करके दिखाया। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सपा गायब थी, बसपा का कहीं अता पता नहीं था, कांग्रेस के भाई बहन भी नदारद थे। केंद्र सरकार देश की चिंता कर रही थी, प्रदेश सरकार प्रदेश की चिंता कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है मंत्र मान करके एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जब संकट का साथी भारतीय जनता पार्टी है तो वोट देने का अधिकारी भी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। देखिए, हमारी सरकार को मौका मिला। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त माना जाता था। वहां ट्रेन में पानी पहुंचाया जाता था, ट्रेन की बोगियों में पानी जाता था। हमारी सरकार आई, ट्रेन चलाने की नौबत नहीं आई। आज हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुंदेलखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की कार्रवाई संपन्न कर दी। 7 जनपद है बुंदेलखंड में, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। इस 7 जनपदों के हर घर में पाइपलाइन, पाइप से जल, जो कभी एक कल्पना थी वो हमने पूरी कर दी। हर खेत को पानी मिल रहा है। वर्षों से लंबित योजना, हमने एक योजना पूरी की 18 में, बाण सागर परियोजना। कब बनी थी, कब प्रारंभ हुई थी मालूम है? स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने उसका शिलान्यास किया, मोरारजी देसाई जी ने, और पूरी नहीं होती। हमने 1 साल में पूरी की, 2.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा दी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से हमने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करवाया। ये परियोजना कब बनी थी मालूम है? जब मेरा जन्म हुआ था 1972 में। उस समय इस योजना के लिए सरकार ने सहमति दी थी और कभी पूरी नहीं हो पाई। इसमें बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 9 जनपद सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 16 लाख हेक्टेयर लैंड को पानी मिलता है, पूरी नहीं होती थी। 5 नदियों को हमने जोड़ा, घाघरा को सरयू से, सरयू को राप्ती से, राप्ती को बाणगंगा से, बाणगंगा को रोहित से, और फिर आपस में नदियों को जोड़ करके सदैव अटल जी की सपने को साकार करते हुए 16 लाख हेक्टेयर लैंड को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। अब सोचिए क्या कर रहे थे लोग। बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना, बंडई परियोजना जैसी 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को हमने पूरा किया। ये लोग कभी पूरा नहीं करते। विकास इनकी सोच में था ही नहीं। विकास का मतलब एक सिपाही परिवार के विकास से मान लिया जाता था। विकास का मतलब किसी एक परिवार के विकास से मान लिया जाता था। सत्ता का मतलब गरीबों का, व्यापारियों का, कमजोर लोगों का, संभ्रांत लोगों का शोषण, इनके लिए सत्ता इसके लिए थी। सत्ता हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है, और ये सेवा जनता जनार्दन की सेवा, प्रदेश की सेवा, देश की सेवा का एक माध्यम है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक क्यों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, क्योंकि आप प्रबुद्ध जन हैं,
अपने समाज में एक पकड़ रखते हैं, अलग अलग तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर आकर के इसलिए नहीं कि यहां पर महंत नरेंद्र गिरी जी आएंगे, मंच में बैठेंगे, इसलिए महंत नरेंद्र गिरी जी इसके बाद गाजियाबाद के सभी संतों को दुग्धेश्वरनाथ मंदिर में बुला करके उन्हें इस बारे में कहेंगे, आप भी जाइए घर घर जाकर के भाजपा की अलग जगाइए। यहां पे इसलिए बुलाया गया है, अलग व्यापार मंडल के अध्यक्ष व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ करके हर व्यापारी से अनुरोध करेंगे कि बड़ी रैली नहीं हो सकती, कोरोना कालखंड में भीड़ भाड़ के साथ हम प्रचार के लिए नहीं निकल सकते। एक एक व्यक्ति की छोटी छोटी मीटिंगें करके हर एक तबके को अपने अपने जाल फैलाना पड़ेगा और उस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, जल जीवन मिशन में हर घर तक नल पहुंचाना, पानी पहुंचाना, ये गाजियाबाद में भी होना है। सीवर लाइन हर एक जगह पहुंचानी है, नदियों को अविरल और निर्मल बनाना है, स्वच्छता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करके प्रत्येक परिवार की बीमारी का खर्चा को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके उसे फ्री में उपचार की सुविधा भी उपलब्ध करवा देनी है। और इस देश से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। भाइयों बहनों, आज हम इन सब में से सफल हुए क्योंकि प्रदेश के अंदर कानून का राज हमने प्रभावी ढंग से लागू किया। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि प्रदेश में जिससे कानून का राज बना रहे, हिस्ट्री सीटर थाने का संचालन न कर सके, अपराधी सत्ता का संरक्षण न प्राप्त कर सके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा रहे और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर भी चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके। आपने पहली बार देखा होगा ना, दंगाइयों के पोस्टर चिपकाते थे और फिर वसूली भी उनसे करते थे। मुझे लगता है कई पीढ़ियां भूल जाएंगी दंगा करना होगी। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध 24 घंटे मिलती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को निरंतर बढ़ाता रहे, बहन बेटियों की सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न करने पाए, आगे भी कोरोना जैसी महामारियों के लिए हम बचाव का बेहतर प्रबंधन कर सकें, किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम और पूरा सम्मान मिल सके, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे विकसित हो सकें, रोजगार सबको अपने घर में मिल सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तो अपने वर्तमान विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री अतुल गर्ग जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, साथ साथ लोनी से श्री नंदकिशोर गुर्जर को, मुरादनगर से जीतपाल त्यागी को, साहिबाबाद से श्री सुनील शर्मा को और मोदी नगर से डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए आप सभी अपने अपने स्तर पर डिजिटल माध्यम से भी, फिजिकली अपनी टीम और टोली बना करके घर घर जाकर के मोदी जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी का इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आके शिरकत की, उसी में जो है हम गाजियाबाद की मेयर साहब से वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे। आज गाजियाबाद के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी और गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है। मैं सोचती हूँ कि इससे गाजियाबाद की जनता
गर्वित भी हुई है, हर्षित भी हुई है। और आज जो संदेश यहाँ सब हम लोग योगी जी ने हमको दिया है, चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को हो, चाहे वो सीए के लोगों का हो, वकील प्रोडक्ट का हो, हमारे धर्म का हो, समाज का हो, शिक्षक संघ का हो, कीर्तन मंडली का हो, रामलीला समिति का हो, जो भी उनके माध्यम से यहाँ संदेश दिया गया है उसका पूरे गाजियाबाद में प्रचार और प्रसार किया जाएगा। और पूर्ण बहुमत से 325 प्लस होकर हम विधानसभा में अपने विधायकों को पहुँचाएंगे और दोबारा से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाएंगे। आज गाजियाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहाँ दौरा किया, आप कहाँ वो आज विस्तार से पहुँचे थे? आज दौरा नहीं था, आज प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना घोषणा पत्र भी आम नागरिकों के साथ साझा करती है, नागरिकों का सुझाव लेती है। पेटियां हम लोग घर घर वार्ड पहुंचाते हैं कि कोई सुझाव हो तो उसमें डालिए। उसी तरह से आज प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सम्मान देने के लिए पहले साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में और फिर हमारे शहर विधानसभा क्षेत्र में दोनों तरफ आए। फिर 10-10, 15-15 लोगों के जो हमारे संपर्क था, हमने राजनगर उसमें राजीव कॉलोनी वाल्मीकि नगर में भी हमने जनसंपर्क किया। लोगों की भीड़ अथाह समूह था, चारों तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग हर्षित थे, फूलों की मालाएं लेके खड़े थे और लोगों ने एक तय कर लिया था कि अब की बार योगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कुछ काफ़ी अरसे से जो है इसमें कार्य कर रहे थे और सहयोग चल रहे थे, इसमें काफ़ी लोग जो है आज निर्दलीय से खड़े हुए हैं, तो उसमें उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं अभी बताती हूँ, साहिबाबाद में हमारे उत्तरांचल के सच्चिदानंद शर्मा जी थे, वो दोबारा आज मंच पर आए, योगी जी से आशीर्वाद लिया और दोबारा अपने परिवार में आ गए। महत्वाकांक्षी होना एक अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना ठीक बात नहीं है। पार्टी ने मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप जिसकी जैसी इच्छा होती है, कहते हैं किसी के विचारों को आप नहीं रोक सकती, जहाँ जिसकी जैसी इच्छा होती है वो करे, लेकिन ऐसे लोगों आया राम और गया राम से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप देखना चाह रहे थे कि माननीय जो आशा शर्मा जी महापौर जी थी, उन्होंने जो आज कार्यक्रम के बारे में बताया और जो निर्दलीय से जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो खड़े हुए थे, आज वही फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। आप देख रहे हैं सच का कारवा ठाकुर साथ में। नमस्कार। इसके बाद में जो प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उसी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। हम जानकारी लेंगे और बताएंगे। सर, थोड़ा सा जानकारी दीजिए, मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद में आए हैं आज यहाँ पर बुद्ध वर्ग का सम्मेलन था और यहाँ सब ऐसे लोग थे जो 1-1 हज़ार वोट डलवा सकते हैं। उन्होंने अपनी सब योजनाएं बताई और सब लोग जाके छोटी छोटी सभाएं करके 5-5, 10-10 की टोली में लोग जाएंगे। पहले ये 5 की थी, अब 10-10 लोग हर घर में जाएंगे। अपनी गाजियाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, आज उन्होंने यहाँ के शोभा बढ़ाई और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने आगे सहयोग दिया है, और उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर, बताइए। आज गाजियाबाद के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी शहर विधानसभा के प्रत्याशी स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी के लिए वोट मांगने आए। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन आपने देखा कि लोगों के अंदर कितना उत्साह और जोश है। जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस प्रदेश के अंदर सुख शांति रहे, विकास कार्य और बढ़ते रहे, अपील करने आए। चुनावी माहौल है और गाजियाबाद आप देख रहे हैं कि इस उत्साह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीट यही कि हम 5-6 सीट जो जिले की आती है बहुत अधिक वोटों से और मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी जो पुराने जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, आज वो निर्दलीय सीट पे खड़े हुए हैं, तो ये क्या कारण हुआ ऐसा है? भाई साहब, मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन शख्स का आप नाम ले रहे हैं वो श्री के शुक्ला जी हैं। वो अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मुझसे उम्र में छोटे हैं। हम दोनों ने एक साथ कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने 2 बार टिकट दी थी विधानसभा की, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो लड़े। महानगर में भी उनके पास पद रहे। मौजूदा भी वो प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और यात्रा जो हमारी विजय की निकली थी उसके संयोजक थे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की विशेष अपनी महत्वाकांक्षा पार्टी से और देश से बड़ी हो जाए तो उसके विषय में तो वो जवाब दे सकते हैं। आप ये सवाल उनसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें एक रानी देवी जी भी हैं, रानी देवी श्री, वो भी आज कैंडिडेट जो है निर्दलीय से खड़ी हुई हैं, बीजेपी की बहुत पुरानी कैंडिडेट। रानी देवी श्री विजयनगर क्षेत्र से आती है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छी महिलाएं, हमारी बहन के रूप में हैं वो। लेकिन रानी देवी श्री का और जो संगठन ने जो निर्णय लिया है, उनको संगठन के निर्णय का पालन करना चाहिए था। रानी देवी श्री जी से भी अधिक
पुराने और उनके साथ के भी बहुत कार्यकर्ता हैं। देखिए जो पार्टी निर्णय एक व्यक्ति के लिए लेगा, सभी लोगों को ऐसा तो नहीं है कि 5-5 महीने के लिए विधायक बना दिया जाए। संगठन के साथ रहना चाहिए था, हम उनका सम्मान करते हैं। देर सवेर वो फिर हमारी बहन हमारे पास आ जाएंगे। चलिए और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा पहला परिचय दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं साक्षी नारंग, वार्ड 19 यानी पुराने बसड़ मुकद्दर पटेल नगर से पार्षद हूँ। और आज जैसे कि योगी जी का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने सब बताया आपके बारे में, आपको सब बताया कि उन्होंने कितनी योजनाएं हैं, कितना शिलान्यास है, कितना सब है जो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हुआ है और कितना कार्य क्षेत्र में हुआ है, इसका विकास कितना हो रहा है, ये सभी आप देख रहे हैं। और सभी से निवेदन है 10 फरवरी का दिन कमल चुनाव चिन्ह, ये जातिवाद से राष्ट्र उठकर राष्ट्रवाद के लिए सोचे और योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करें। योगी आदित्यनाथ जी ने आना है तो 10 फरवरी के दिन समय पे जाके आप केयर पे वोट दें। धन्यवाद। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिसमें कि सभी ने अपना अपना जो है जानकारी दी और हमने माननीय सभी लोगों से जानकारी ली और आगे भी जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं सच का कारवा, पवन ठाकुर साथ में। नमस्कार।